अग्निपथ। लेखिका अन्नपूर्णा त्यागी। सिद्धार्थ भैया आज शाम 4 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। यह सूचना सुबह ही सबको मिल गई थी, परंतु माँ और पिताजी जड़ से चेहरे बनाए हुए इस तरह बैठे थे जैसे उनका कोई प्रिय उनसे छीन लिया गया हो। अचानक ना जाने क्यों इन दोनों के ऐसे रवैये से मेरा प्रफुल्लित मन खराब हो गया है। पिताजी जो संकीर्ण मानसिकता, सामाजिक पिछड़ेपन और नई सोच को प्रोत्साहन देने जैसे विषयों पर घंटों अपने मित्रों के साथ गर्मा गर्म बहस किया करते हैं, कभी प्रेमचंद तो कभी बर्नार्ड शॉ के साहित्य का अपनी परिपक्व भाषा में विश्लेषण करते हैं, वही आज अपने समस्त आलोचनात्मक विश्लेषण ताक में रखे किसी लकवे के रोगी की भांति कुर्सी में समाये बैठे हैं। क्या सिद्धार्थ भैया ने कोई सामाजिक अनैतिक कार्य कर दिया है? हाँ, इतना अवश्य है कि आज भैया इरा दीदी यानी अब मेरी भाभी के साथ घर आ रहे हैं। यह पढ़कर तो एक बार मैं भी आश्चर्य में पड़ गई थी। इतने सालों के बाद भैया का संपर्क इरा दीदी से कहाँ और कैसे हो गया? इरा दीदी अब तो बचपन की कुछ यादें ही बची हैं। मास्टर जी की इकलौती बिन माँ की दुबली पतली दूध सी गोरी लंबे बालों वाली पुत्री इरा चैटर्जी। सुना था मास्टर जी की पत्नी इस प्रथम प्रसव के उपरांत ही चल बसी थी। छोटी उम्र में ही इरा दीदी अपने दैनिक कार्य स्वयं करना सीख गई थी और मास्टर जी को किसी बड़े की भांति सहयोग देने लगी थी। जो कुछ भी था, अपने रोज के कामों को निपटाने के बाद अपनी बाल सुलभ चपलता लिए वे हमारी शैतानियों में अवश्य शामिल होती थी। तब लगता था कोई नन्ही बालिका अपने संपूर्ण बचपन के साथ कोई नई बचकाना हरकत करने की योजना बना रही है। यूं तो मैं उन दिनों बहुत छोटी थी, शायद 5-6 साल की रही होंगी, परंतु उन खुराफाती करिश्मों में मैं पूर्ण भागीदार होती थी। मोडू लाल के बगीचे से आम चुराने हों या किसी के खेत से ताजी गाजर, मूली या मूंगफली खोदनी हो, यह सब कार्य योजनाबद्ध तरीके से होता था। परंतु उन योजनाओं के फार्मूले का जन्म सिद्धार्थ भैया के दिमाग में ही होता था। जिस दिन वो दुर्घटना घटी थी, उस दिन का एक एक पल किसी चित्र सा मेरे मानस पटल पर अंकित है। वो घटना कोई दुर्घटना थी, उसका अनुभव तो मुझे कई सालों के बाद हो पाया, परंतु मास्टर जी के मुखमंडल को देखकर यह ध्यान अवश्य हो गया था। उस घटना से उन्हें असहनीय वेदना हुई है। सिद्धार्थ दा उस समय कोई 11 वर्ष के रहे होंगे। इरा दीदी उनकी हम उम्र थी। सुबह से ही बादल घिरे थे और बीच बीच में हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी। पिताजी बाहर बरामदे में कुर्सी डालकर कोई किताब पढ़ रहे थे और माँ शायद दाल साफ कर रही थी। सिद्धार्थ दा मेरा हाथ पकड़कर बोले, चल छुटकी, हम बाहर खेलने चलते हैं। मैं बोली, ना दादा, पिताजी नाराज होंगे। तू तो है ही डरपोक, मैं चला, तू यहाँ घर पर ही बैठ। दादा की घुड़की काम कर गई और मैं उनके साथ हो ली। कुछ समय बाद ही हमारी हमजोली इरा दीदी भी हमारे साथ थीं। हम कूदते फांदते वर्षा की झड़ी का आनंद उठाते आमों के बगीचे की ओर जा रहे थे। तभी सिद्धार्थ दा बोले, चलो छुटकी इरा, आज हम स्कूल की उस नई बिल्डिंग में खेलने चलते हैं। बगीचे में तो बहुत फिसलन होगी। हम दोनों आज्ञाकारी बालिकाएं उनके साथ चल पड़ी। पंचायती स्कूल का भवन कोई 1 साल से बन रहा था और अब सब कमरों में छतें डल चुकी थी। हमें वहां पहुंचे कुछ ही समय हुआ था कि एक मोटरसाइकिल सवार सामने से निकला। उसने हमें देखकर मोटरसाइकिल रोक दी और बोला, क्यों बच्चों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सिद्धार्थ दा बोले, हम लोग खेलने आए हैं, उधर बगीचे में फिसलन है इसलिए इधर आ गए हैं। वह व्यक्ति मोटरसाइकिल से उतरकर हमारे पास आकर खड़ा हो गया। कुछ देर वो यूं ही कभी बाहर तो कभी हम लोगों की ओर देख लेता, फिर बोला, तुम किसके बच्चे हो? ये तो इरा है, मास्टर जी की बेटी, और हम दोनों मुक्तानंद जी के बच्चे हैं। वह व्यक्ति कुछ देर यूं ही चुपचाप खड़ा रहा। सिद्धार्थ दा हमसे फुसफुसाकर बोले, ये प्रधान जी हैं, स्कूल के जलसे में मैंने इन्हें देखा था। तभी प्रधान जी बोले, लड़के जा, तू इस छोटी के साथ घर जा, बारिश तेज होने वाली है, इसे मैं मास्टर जी के घर पहुंचा दूंगा। सिद्धार्थ दा बोले, आप रहने दे, हम तो खुद ही जैसे आए हैं वैसे ही चले जाएंगे। अचानक प्रधान जी कठोर आवाज में बोले, छोकरे, जैसे कहा है वैसे ही कर, वरना दूंगा एक झापड़। सिद्धार्थ दा ने कहा, मैं इसे अपने साथ लाया था, साथ ही लेके जाऊंगा।
प्रधान जी का चेहरा क्रोध से तंग गया। उन्होंने तड़ातड़ कई थप्पड़ भैया की रसीद दी और मुझे भैया के साथ धकेलते हुए बिल्डिंग के बाहर तक ले आए। ईरा दी भय से थर थर काँप रही थी। वो कलपती हुई बोली, हम यहाँ फिर कभी नहीं आएंगे, आप हमें मारिए मत। वो अपना हाथ छुड़ाने के लिए जोर लगा रही थी। प्रधान जी हमसे गुर्राकर बोले, जाओ, भाग जाओ यहाँ से, और खबरदार किसी से कुछ कहा तो। उनके इस अचानक परिवर्तन से हम दोनों को काट मार गया। वो ईरा दीदी को दूसरे कमरे में जबरदस्ती खींचता ले गया। अंदर से ईरा दीदी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। हमने यहाँ आकर ऐसी क्या गलती कर दी जो प्रधान जी ईरा दीदी को पीट रहे हैं? मैंने सुबकते हुए दादा से कहा। दादा ने मुझे अपने साथ सटा लिया। उनके हाथों का कंपन मुझे अपने कंधे पर महसूस हो रहा था। प्रधान के थप्पड़ों से उनका बायां गाल लाल पड़ गया था। कुछ देर बाद ईरा दीदी का रोना सुनने के बाद जैसे भैया ने निर्णय लिया और बोले, चल छुटकी, हम मास्टर जी को चलकर बताते हैं। यहाँ खड़े होने से कुछ नहीं होगा, वो दुष्ट ईरा को अंदर पीटता ही रहेगा। दा ने मेरा हाथ पकड़ा और लगभग मुझे घसीटते हुए गांव की तरफ भागना शुरू कर दिया। हमने मास्टर जी के घर आकर ही सांस लिया। दा ने उत्तेजित आवाज और उखड़ी सांसों में सब घटनाक्रम मास्टर जी को बता दिया। वे ताबड़तोड़ उधर भाग पड़े। घर आकर दा ने जैसे ही पिताजी को वो घटना बताई, वो भी चिंता में पड़ गए। माँ और पिताजी ने दा की खूब पिटाई की। माँ रोती जाती, मारती जाती और कह रही थी, नास पीटे तो बिना हमसे पूछे वहां इतनी दूर लड़कियों को क्यों लेके गया था? हाय, मेरी छुटकी को कुछ हो जाता तो क्या होता? उसके बाद क्या कुछ हुआ मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ, कुछ कुछ अंश आज भी स्मृति में है। ईरा दीदी को बेहोशी की हालत में मास्टर जी घर लाए थे। उन्हें वहां कोई नहीं मिला था। फिर दूसरे दिन मास्टर जी हमारे घर आए थे। वे बाहर के कमरे में पिताजी से धीमी आवाज में कुछ बातें कर रहे थे। माँ दरवाजे के पास चुपचाप खड़ी उन दोनों की बातें सुन रही थी। कुछ समय बाद ही अचानक मास्टर जी गुस्से में बोले, भाई साहब, अगर आप चाहें तो उस नीच आदमी को सजा हो सकती है। आपका बेटा उसे पहचानता है, लेकिन आप पीछे हट रहे हैं। पिताजी बोले, क्यों अपनी बेटी का सर्वनाश करवाने पर तुले हैं? बात को यहीं दबा दो, वरना बदनामी का सारा कष्ट आपकी बेटी को ही भोगना होगा। मास्टर जी बोले, सर्वनाश तो उस अभागी का हो ही गया है, परंतु उस पापी को अवश्य सजा होनी चाहिए। पिताजी बोले, देखिए मास्टर जी, आप ठहरे नौकरी पेशा, आज यहाँ बसेरा कल वहाँ, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? प्रधान से दुश्मनी लेकर हमें कलेश मोल नहीं लेना है। आपके जो जी आए करिए, मेरा कोई वास्ता नहीं है। ये भी तय है कि ना तो मैं और ना ही मेरा बेटा प्रधान के खिलाफ गवाही देगा। मास्टर जी के जाने के बाद पिताजी ने सिद्धार्थ दा को खूब पीटा था और काफी दिनों तक घर से बाहर नहीं निकलने दिया था और खबरदार कर दिया था कि उस दिन की घटना का हम कहीं जिक्र नहीं करेंगे। मैं तो डर के मारे पहले ही स्तब्ध थी। पिताजी की मान से भैया भी सहम गए थे। इस घटना के बाद ईरा दीदी कभी स्कूल पढ़ने नहीं आई। सुना था मास्टर जी ने प्रधान की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, परंतु गवाहों के अभाव में कुछ नहीं हुआ। मास्टर जी कुछ समय बाद कहीं दूसरे शहर में चले गए थे। उन लोगों के जाने के बाद एक दिन अचानक ईरा दीदी हमसे मिलने स्कूल आई थी। उन लोगों के जाने वाले दिन अचानक ईरा दीदी हमसे मिलने स्कूल आई थी। हमेशा जिस बिन माँ की बच्ची के मुखमंडल पर चपल मासूम मुस्कुराहट रहती थी और आंखें हिरनी सी चमकती थी, अनायास ही फीकी पड़ गई थी। वो 11 वर्ष की बालिका, जिसे उस उम्र में यह ज्ञात नहीं था कि उसके साथ क्या घटा है, लेकिन अपने पिता की हार को वह अवश्य ही अनुभव कर चुकी थी। ईरा दीदी ही बोली, पिताजी और मैं शहर जा रहे हैं। पिताजी कहते हैं ये गांव वाले सब दुष्ट हैं। प्रधान जी ने जब मुझे मारा तो कोई कुछ नहीं बोला, तुम लोग भी नहीं। पिताजी कहते हैं ज़्यादा दिन यहाँ रहेंगे तो लोग कहेंगे कि मैं बुरी लड़की हूँ, इसलिए प्रधान ने मुझे मारा था। अचानक सिद्धार्थ दा चीख पड़े, कौन कहता है तुम बुरी लड़की हो? प्रधान बुरा है जिसने तुम्हें पीटा, पिताजी बुरे हैं जिन्होंने मुझे पीटा, और मैं बुरा हूँ, मैंने पिताजी के डर से किसी को कुछ नहीं बोला। यही अंतिम बातचीत थी उन 2 मासूम बच्चों की, और मैं थी मूक श्रोता। उसके बाद सिद्धार्थ भैया और मैं
उम्र की सीढ़ियां चढ़ते गए और समझते गए कि क्या दुर्घटना घटी थी इरा दीदी के साथ। सिद्धार्थ दा शहर में RAS के पद पर कार्यरत हैं। आज वे 4 बजे आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने खत में ऐसा क्या लिख दिया जिसने माँ और पिताजी को जड़ बना दिया है। अनायास मैं पत्र खोलकर पढ़ने लगती हूँ। पूजनीय पिताजी, सादर प्रणाम। पिताजी, मैंने इरा से विवाह कर लिया है। यह नहीं लिखूंगा कि मैंने उसे किस प्रयास से खोजा है, परंतु इसे मेरी अदम्य इच्छा का ही परिणाम समझें। वर्षों पूर्व मास्टर जी और इरा के लिए अग्निपथ का निर्माण हुआ था, जिसका प्रारंभ आप थे और अंत मैं हूँ। उस समय मेरी बाल बुद्धि जो नहीं समझ पाई थी, वो आज बड़े होने पर समझ गई है। आपका वो कर्म एक अक्षम्य अपराध था। आपने अपने उस अपराध में मुझ अबोध बालक को भी शामिल किया था। आपने मास्टर जी के निडर व्यक्तित्व को अपनी डरपोक प्रकृति की पुकार पर कुचल दिया था। आपका पुत्र होने के नाते और जाने अनजाने आपके अपराध में शामिल होने की वजह से मेरा यह कर्तव्य है कि मैं उस अपराध का प्रायश्चित कर पिता के ऋण से मुक्त हो जाऊं। बूढ़े मास्टर जी इस निर्णय से बहुत खुश हैं। मैं आपके पास इरा को इसलिए नहीं ला रहा हूँ वह आपके चरण स्पर्श कर आपका आशीर्वाद ले, वरन इसलिए कि शायद आपके अंतर्मन का पाप बोध उसे अपनी बहू के रूप में देखकर नष्ट हो जाए। आपका पुत्र सिद्धार्थ।